शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, देश के आरक्षण को मिटाकर संविधान ख़त्म करना चाहती है। क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी के आरक्षण वाले मुद्दे पर दोस्तों बिलबिला उठा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह। राहुल गांधी ने अब बीजेपी के खिलाफ ही बना दिया आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा। कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार संभल की जनता बीजेपी को सबसे बड़ी हार देगी। और क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों ध्रुव राठी ने फिर से खोली पोल, बता दिया हिंदू मुसलमान के पूरे प्रोपेगेंडे का सच। तमाम मुद्दों पर होने वाली ये बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 100 गुना भारी पड़े राहुल गांधी। राहुल ने बना दिया दोस्तों पूरी तरीके से माहौल। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि हमें 400 सीट जिता दो, हम सीट जीतने के बाद देश का संविधान ख़त्म कर देंगे। कल दोस्तों राहुल गांधी ने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी जिसके बाद हड़कंप मच गया पूरी बीजेपी में। दरअसल जो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मुद्दे बनाती थी या फिर कभी मंगलसूत्र को बीच में ला रही थी, कभी मुसलमान लीग को, अब राहुल गांधी ने दोस्तों आरक्षण को कल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों तिलमिला उठे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग देश का सबसे पहले संविधान खत्म करेंगे, उसके बाद दलित पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। उसी को लेकर दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया तो मोहन भागवत इतने डर गए कि उन्हें अपनी सभा में यह कहना पड़ा कि कुछ नेता हैं जो कि झूठ फैलाने में लगे हैं कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, जबकि हम आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये बात झूठी फैलाई जा रही है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों राहुल गांधी के सिर्फ एक बयान से पूरी बीजेपी में भगदड़ मच गई है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक बयान दिया कि बीजेपी देश के संविधान को ख़त्म करके आरक्षण ख़त्म कर देगी दलित पिछड़े आदिवासियों का, और पूरी बीजेपी तिलमिला उठी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार संभल की जनता बीजेपी को सबसे बड़ी हार देने वाली है। दरअसल दोस्तों अब की बार अगर अखिलेश यादव के कैंडिडेटों को देखा जाए या फिर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेटों को देखा जाए कांग्रेस के, तो इन सब ने दोस्तों दिग्गजों को उतारा है। ये पिछली बार जैसा मुकाबला नहीं है कि जब मोदी सरकार की लहर थी 2019 में भी और मोदी जी को लोगों ने वोट कर दिया था। अब की बार दोस्तों उत्तर प्रदेश में रोज़गार, महंगाई और बेरोज़गारी की लड़ाई है। अब की बार देश के मुद्दों की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो कमाल करेगी जिसको आप लोग देखते रह जाओगे। आप देख लेना अगर यकीन ना हो तो। पिछली बार तो एक गठबंधन था, ऐसा ही गठबंधन था, हालांकि पूरी पार्टियों का नहीं था, लेकिन अखिलेश और इनका ज़रूर था कांग्रेस का, पर कोई सीटों में कोई ख़ास कमाल दिखा नहीं था उस बार। क्योंकि दोस्तों उस बार मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की कोई पहचान नहीं थी। राहुल गांधी की असली पहचान तब हुई जब राहुल गांधी दोस्तों घर से निकलकर सड़कों पर उतर गए। उस दिन जनता ने जाना कि राहुल गांधी दोस्तों एक अलग ही इंसान है, जो सड़कों पर इतना पैदल चल सकता है। वो सिर्फ महलों में रहने वाला जिसको बताया जाता था बीजेपी की तरफ से, वो राहुल गांधी एक अलग ही बनकर उभरा। और यही कारण है जो अखिलेश यादव ने इतने सालों में अपने आप को राजनीति में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी भी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई है। अब की बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमने देखा अखिलेश का वोट परसेंटेज बढ़ गया। यही कारण है दोस्तों जो इस बार उत्तर प्रदेश में एक तो कम वोटिंग हुई, ऊपर से अखिलेश और राहुल दोनों का जलवा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो तीसरी बार सत्ता में नहीं आई तो राम मंदिर से लेकर तो चुनावी बॉन्ड तक मामला खुलेगा, और ये खुलेगा दोस्तों तो वो लोग जेल में जरूर जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा, पहुंच गई एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ममता बनर्जी अब सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आपको बताते चले ममता बनर्जी के यहाँ संदेश खाली में हथियार पाए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऊपर ही आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि संदेश खाली से ही हथियार मिले हैं। उन्होंने कहा सीबीआई ये साबित नहीं कर सकती कि ये सारे हथियार संदेश खाली से मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि ये इस तरीके से किया गया है, सीबीआई एक गाड़ी में हथियारों को रख के लाई है और फिर उन हथियारों को वहाँ से गाड़ी से निकाल कर यहाँ रख दिया गया और फिर ये बताया गया कि ये हथियार यहीं पश्चिम बंगाल संदेश खाली से मिले।
दोस्तों वैसे बीजेपी करने को कुछ भी करवा सकती है। वैसे भी वो बंगाल में शुरू से ही ममता बनर्जी के खिलाफ चालें चल रही है, क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि उसे बंगाल में ज़रा सी भी सीटें मिलने वाली नहीं है। बंगाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नई नई चालें चल रही है। इसको लेकर अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने अपील की है कि फ़िलहाल पहले ये सबूत दिया जाए कि संदेश खाली से हथियार मिले ही हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहली बात, अगर संदेश खाली से हथियार मिले थे तो वहाँ की जब वो हथियार रखे गए थे, ये हथियार कहाँ से आए, कैसे आए, इसका वीडियो वगैरह सब बनाना चाहिए था। सिर्फ ये कह देने से कि यहाँ पर हमें हथियार मिले हैं। ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि मुझे तो पूरा शक है कि ये सब कुछ सीबीआई का ही किया कराया है। उसने ही पहले हथियार निकाले गाड़ी से और फिर संदेश खाली में रखे, ताकि ममता बनर्जी का नाम खराब हो बंगाल में। सीधी सी बात है, बीजेपी शुरुआत से ही ममता बनर्जी के खिलाफ रही है और उनके खिलाफ चालबाजियाँ चलती रहती है। अब तो एक नया ही ट्रेंड चल रहा है कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं, हम और आप, कैसे जो है विपक्ष को परेशान करने के लिए और उसको बार बार चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में भेज दिया जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है कि जब कोई चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको भी जेल में डलवाना, ये अपने आप में गलत चीज़ है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा दिल्ली वाले अंकल जी और नवीन बाबू ने पार्टनरशिप कर कर उड़ीसा के लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया है। राहुल गांधी का यह बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने इस बयान में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल वो बात कर रहे थे दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की, तभी किसी ने पीछे से पूछ लिया कि अमित शाह का बेटा, तो राहुल गांधी बोले भैया उसका मामला तो कुछ अलग ही है। उसने आज तक ना क्रिकेट खेला, ना उसे क्रिकेट की कोई जानकारी, उसके बाद भी उसको तेंदुलकर जी की जगह बिठा दिया गया है बीसीसीआई का चेयरमैन बनाकर। अब आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी का ये ताना गृह मंत्री अमित शाह को बहुत चुभेगा। देखा जाए दोस्तों तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को कोई नौकरी तक नहीं देता सरकारी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लाडले को बीसीसीआई का चेयरमैन बनवा दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल जहां पर क्रिकेटर को होना चाहिए वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बैठा हुआ ऐश कर रहा है। जैसे ही सत्ता जाएगी कांग्रेस इसे उठाकर बाहर फेंकेगी दोस्तों, सीधी सी बात है। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ हो, इन सब ने अपने अपने बेटों को, किसी ने राजनीति में घुसेड़ दिया, किसी ने बड़े बड़े पदों पर बैठा डाला। इन सब की दोस्तों असली जगह कांग्रेस इन्हें बताएगी। जैसे ही सत्ता में आएगी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को उठाकर बाहर फेंकेगी, क्योंकि इस बंदे को दोस्तों कुछ नहीं आता। आपने इसका एक वीडियो देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का, इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे अटक अटक के इंग्लिश बोल रहा है दोस्तों के दूसरी का बच्चा भी हंसने लगे कि क्या हो रहा है, इसको बोलना तक नहीं आता है दोस्तों। उस इंसान को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया और ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह पद पे हैं इसलिए किया गया, वरना गृह मंत्री अमित शाह के बेटे कौन रखता दोस्तों, आप समझिए, सरकारी जॉब पर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगा तीसरे चरण का चुनाव। तीसरे चरण में चलेगा दोस्तों उद्धव, और दोस्तों आपको बताते चले शरद पवार के सामने फिर फेल हुई बीजेपी। दरअसल दोस्तों अगर आप सारे तिकड़म लड़ा लें उसके बाद भी आपको हार ही नसीब हो दोस्तों, तो फिर क्या किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में सारे तिकड़म लड़ा लिए गए। पहले तो दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा गया, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार का नाम भी छीन लिया गया, उनका सिंबल भी छीन लिया गया और चुनाव आयोग ने उसका नाम छीन कर जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया कि महाराष्ट्र की असली शिवसेना ये है। जबकि दोस्तों असली शिवसेना उद्धव ठाकरे थे, हैं और रहेंगे। नाम दे देने से या सिंबल दे देने से जनता ये नहीं समझने लगेगी कि असली शिवसेना कौन है। अब यही नहीं दोस्तों, शिवसेना का नाम और सिंबल छीनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को भी तोड़ दिया। उसने एनसीपी से भी यही करा सेम टू सेम। शरद पवार से उनकी